देखिए अब जो है हम हीमोस्टेसिस के बारे में पहले देख लेते हैं, हीमोस्टेसिस क्या होता है, उसके बाद फिर हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए जनरल क्या है कि हीमोस्टेसिस को अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि हीमोस्टेसिस का जो मेन बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या है कि ब्लड को एक फ्रीली फ्लो करवाना, और जब कोई इंजरी हो जाए तो उस दौरान क्या करना कि प्लेटलेट के एक्टिवेशन के जरिए क्या करना, उसको जो है मेनली जो प्लेटलेट का एक्टिवेशन है उसके जरिए उस ब्लड को जो है जो बह रहा है उसको आप क्या करोगे, क्लॉट बनाने का वो करोगे, प्रयास करोगे। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद जब वो इंजरी जो है वो फिल आउट हो गई है, मतलब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करना, फाइब्रिनोलाइसिस कराना है ताकि ब्लड जो है वो क्या हो जाए, आपका जो क्लॉट हुआ था वो दोबारा से फाइब्रिनोलाइसिस के जरिए क्या हो जाए, क्लॉट जो फाइब्रिन का बना है वो टूट जाए। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म आपके हीमोस्टेसिस का होता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लें कि आपका जो है ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर ये अंदर जो है एंडोथेलियम की वॉल है, ठीक है, ठीक है, ये कोई भी ब्लड वेसल के अंदर पाई जाने वाली जो है वॉल है जिसके अंदर जो है आपके यहाँ पर अपन देखें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इस तरीके से बह रही है। मान लीजिए ये आरबीसीज हैं, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है प्लेटलेट्स देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखिए मेगा कैरियोसाइट से जो बनी हुई आपकी होती है प्लेटलेट्स वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा कि सपोज मान लीजिए कि कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, या कोई जो है आपके जो है कहीं चोट लग जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि ये वाला जो एरिया है इस जगह आपको जो है क्या है ब्रेकेज हो गया। ठीक है, और जब यहाँ ब्रेकेज हो जाएगा तो उस दौरान क्या होगा कि यहाँ पर से जो ये ब्लड है वो तेजी से क्या होगा, बाहर आने लगेगा। ठीक है, ये ब्लड जो है वो यहाँ से बाहर आने लगेगा। अब ऐसी कंडीशन में हीमोस्टेसिस के मैकेनिज्म में ये कई सारे स्टेप्स के अंदर प्रोसेस आपका चलता है। जैसे कि आप सबसे पहले इसमें बोलते हैं कि सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है वैसा जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और ब्लड को कम बाहर जाने देती है। ठीक है, यानी ब्लड को जो है बाहर जाने से रोकने का काम करती है, जिसको आप वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो जो आपकी वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। देन इसके बाद दूसरा स्टेप होता है जिसमें प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, प्लेटलेट का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, प्लेटलेट का एक्टिवेशन होगा। प्लेटलेट के एक्टिवेशन के टाइम पर यहाँ पर जो प्लेटलेट के पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर आकर के जो है जो इसकी सब एंडोथेलियल वॉल थी उस पर आकर के चिपकने लग जाएंगे, जिसको एडेशन के नाम से जानते हैं। एडेशन मतलब प्लेटलेट अटैच टू द सब एंडोथेलियल वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, यानी ब्लड वेसल की सब एंडोथेलियल वॉल पर जाकर के प्लेटलेट चिपकने लग जाएंगे और ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, और ज्यादा प्लेटलेट्स आकर के आपस में जुड़ जाती है और एक मैस फॉर्मेशन कर लेती है। इस तरीके से काफी सारे गुच्छे के रूप में ये प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लेटलेट ही है जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, क्योंकि जनरली हेपेरिन जो होता है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, बट हेपेरिन की एब्सेंस मतलब यानी कि ब्लड जब बाहर आएगा तो हेपेरिन एक्टिवेट नहीं रहेगा, तो उस दौरान क्या होगा कि ये मैस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन जब होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड में हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, उनका रोल इसमें प्ले होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट होने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो है अलग अलग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं। ठीक है, आपका कोई ब्लड क्लॉटिंग पाथवे आप पढ़ के देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या होगा कि आपका क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिन क्लॉट जो है वो डेवलप हो जाएगा।
यानी कि इसमें क्या होगा कि जब फाइब्रिन क्लॉट बनेगा तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर एक जाली जैसी संरचना बन जाती है, और इसके अंदर ये जो जाली जैसी संरचना है इसके अंदर आकर के क्या होगा कि प्लेटलेट्स और जो ब्लड आरबीसीज वगैरह है वो जाकर के यहाँ जो है इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, और अल्टीमेटली ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप होता है जिसको बोलते हो आप फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है। फाइब्रिनोलाइसिस के अंदर क्या होगा कि जब यहाँ पर रिपेयरिंग हो चुकी है तो उसके बाद क्या होगा, फाइब्रिन का जो क्लॉट है वो ब्रेक डाउन होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट में जो है क्या है घूमता रहेगा, और अगर वो क्लॉट जो है किसी पर्टिकुलर ऐसे पार्ट में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक में या किसी हार्ट की वेसल के अंदर अगर वो होगा तो वो अल्टीमेटली हमारे हार्ट अटैक का कारण हो सकता है, या फिर हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म और अदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स के लिए लीड करते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आपका ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके द्वारा हमारा जो ब्लड क्लॉट है वो बन जाता है, ठीक है। ये चीज जनरल हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि इन मैकेनिज्म के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से जो आपके ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी, और इन्हीं वजह से क्या होगा आपके डिसऑर्डर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो उस वजह से क्या होगा, वेसल्स जो है वो क्या होगी, रिलैक्स कंडीशन में रहेगी तो ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली होता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई मस्कुलर प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर आपकी जो वेसल है वो क्या हो गई, हार्ड हो चुकी है, उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केसेस में आप देखते हो कि ब्लड वेसल हार्ड हो जाती है और एक्स्ट्रा जो है प्रेशर जब उस पर लगता है तो अल्टीमेटली रप्चर हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग का कॉज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन में अगर आप किसी पर्सन में देखिए प्लेटलेट की अगर कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट इन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी, और नहीं होगी तो अल्टीमेटली ब्लड का क्लॉटिंग जो है वो इफेक्ट करेगी। इसके अलावा अपन ने बोला जैसे कि कोगुलेशन डिसऑर्डर बताइए, तो कोगुलेशन डिसऑर्डर में आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनमें से किसी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी की वजह से होने वाला डिसऑर्डर से कोगुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। देन इसके बाद है फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, लाइक फैक्टर 13 है जो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अल्टीमेटली फाइब्रिन का स्टेबलाइज क्लॉट बन ही नहीं पाएगा, और अगर फाइब्रिन का स्टेबलाइज क्लॉट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक लास्ट आपका स्टेप है फाइब्रिनोलाइसिस, यानी कि आपके फाइब्रिन का क्लॉट बन तो गया बट वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो प्लाज्मिनोजन और अदर फैक्टर्स काम आते हैं जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोलाइसिस अगर नहीं हुआ तो उस वजह से भी क्या होगा, आपके जो है ब्लड क्लॉट कंटिन्यूसली बने रहेंगे, और इंटरनल ब्लड क्लॉट जब हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करेंगे तो जैसे अपन बोलते हैं दो टाइप के क्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है थ्रोम्बस, ठीक है, और एक होता है एम्बोलिक क्लॉट, ठीक है। तो थ्रोम्बस क्लॉट जो होता है वो बेसिकली क्या है, आपके एक पर्टिकुलर छोटे से हिस्से में पाया जाता है, वो मूव नहीं करता, जबकि एम्बोलिक क्लॉट जो है वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन में बहता रहता है, ठीक है। तो अगर ये किसी पर्टिकुलर पार्ट में चला जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या है, आपके जो है जब वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से आपके जो है पर्सन की डेथ हो सकती है, या कोई रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, आपके कार्डियक फेलियर हो सकता है, अदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन में क्या होगा कि थ्रोम्बस क्लॉट भी बन सकता है, एम्बोलिक क्लॉट, दोनों टाइप के मिलेंगे तो उसे हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनरल में आपको कुछ एक डिसऑर्डर्स के नाम है आपको बता देता हूं, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम जो है इन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेटलेट डिसऑर्डर और कोगुलेशन डिसऑर्डर के अंदर। जैसे आपकी एक हो सकता है हीमोफीलिया, बहुत कॉमन है, जो कि आपके हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की वजह से, ठीक है। तो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, इस तरीके से आपके डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अपन बोल सकते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, DIC, ये भी आपका क्या है, एक तरीके का डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं विटामिन के जो है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट होगी, तो विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है। देन इसके बाद अपन बोल सकते हैं
कि इसके अंदर जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा हो सकता है, जिसे अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, ठीक है। इसमें एक इडियोपैथिक आता है, ठीक है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है एक आता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, TTP, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर है, लाइक ग्लेंजमैन सिंड्रोम करके है, और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि जैसे इनमें जो है 2-3 टर्म है जो हमारे को याद रखनी है। जैसे इसमें एक वर्ड यूज होता है फैटीचे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि स्मॉल डॉट्स लाइक पेचेस, पेचेस का मतलब डॉट लाइक आपको जो है निशान अगर आपको स्किन पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए पैटीचे के अंदर स्किन पे इस तरीके के डॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो क्या है पैटीचे। इसके अलावा एक होता है आपका जिसको बोलते हैं, जैसा कि अपन ने परप्यूरा के अंदर बात करी, ठीक है, परप्यूरा, इनके अंदर ये जो साइज है वो थोड़ा सा रेज हो जाएगा और आपको ये डॉट्स जो है वो आपके इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ये जो है इसको बोल रहे हैं परप्यूरा। ये करीब जो है 1 से 3 mm तक के हो सकते हैं, ठीक है। इसका साइज काफी बड़ा होता है। इसका जो है आपके क्या होगा, बहुत छोटे साइज के होंगे, जैसा कि आप यहाँ दिखता है। इसके अलावा एक होता है आपका इकाइमोसिस, ठीक है। इकाइमोसिस जो होता है वो बेसिकली क्या है, इसके अंदर काफी बड़ा एरिया जो है वो ब्लड के क्लॉट्स और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपको जो है अफेक्टेड देखने को मिलेगा। तो ये जो है काफी बड़ा होता है, सेंटीमीटर में इसका साइज जो है हम मेजर करते हैं, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे कि ये परप्यूरा और इकाइमोसिस क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एक हेमेटोमा होता है, जब जिसमें अगर इंटरनल ब्लीडिंग अगर कहीं हुई है तो उसकी वजह से जो जनरेट होता है उसे हेमेटोमा बोलते हैं, इसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। हीमोफीलिया के केस में आप देखोगे कि हीमोफीलिया में आपको जो है मेनली जो है जॉइंट्स के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है वो हीमोफीलिया के अंदर डेथ का एक मेजर कॉज आपको देखने को मिलता है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर आपके आता है। तो ये कुछ एक डिसऑर्डर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। आगे आने वाले वीडियो में हम जो है इसके प्लेटलेट डिसऑर्डर को डिटेल से देखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोगुलेशन डिसऑर्डर को देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो आपको समझ आया होगा। अब अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे बाकी की डिटेल्स को, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर्ली प्रिपेयर करिए और अच्छे से अच्छे किताबों से पढ़ के देखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैंने जितना एक्सप्लेन किया है बुक्स के अंदर आपको और अच्छी डिटेल में मिल जाएगा। तो ये है कि आप इसको समझ करके बुक्स की चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे इंटरप्रिटेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बुक से पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।